सरकार हक खतीब सच्चे हैं या इकरारुल हसन, इन दोनों के दरमियान आज मुनाजरा क्यों न हो सका। कुछ सबूतों की रोशनी में मेरी कितने कितने दर्जनों मिनट बात होती रही और मैं पीर हक खतीब साहब को ज़ाती हैसियत में कितने सालों से जानता हूँ। आज का गोरख धंधा पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के नाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो मैं इस मौजू के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा सोच समझ की और गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुँचा कि बतौर सहाफ़ी, बतौर इंसान, बतौर मुसलमान और एज़ ए पाकिस्तानी मुझे इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं, जिसमें एक बार 14 मिनट, कई मरतबा 17 मिनट और इससे भी तवील और कई बार कम, जब से इकरारुल हसन ने इस मामले को एक्सपोज किया उसके बाद पीर हक खतीब साहब से और उनकी टीम से मेरी बात होती रही। मैंने 12 मरतबा कोशिश की कि जो सरकार या पीर हक खतीब साहब हैं, जिनको मैं और वो मुझे कम अज़ कम पिछले 13 से 15 सालों से जानते हैं, और जब ये पाकिस्तान में थे उस वक्त से भी मैं इनको जानता हूँ, और जब ये बरतानिया में आए तो 12 मरतबा इनसे मेरी मुलाकातें होती रहीं। जब उनसे बातचीत हुई और जो मैं उनको इतने लंबे अरसे से जानता हूँ उसको सामने रखते हुए मैंने ये कोशिश की कि इकरारुल हसन के मामले के ऊपर अगर वो उनसे बात नहीं करना चाहते, मुनाजरा तो मैं कर नहीं सकता, तो कम अज़ कम वो मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गोरख धंधा पे आए। चूँकि मेरा उनसे ज़ाती तल्लुक़ भी है, वो मुझे जानते हैं, मेरा नंबर इवन उनके फ़ोन के अंदर 2011 से महफूज है और मेरे पास उनका नंबर है और नंबर भी बड़ा VIP है। मेरी उनकी टीम्स के साथ ये 17 मिनट बात हुई, और जब बात हुई तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, पहले इस तरफ आएंगे, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। मैंने जब उनकी टीम से बात की, मैं उनका नाम भी नहीं सामने लाना चाहता, लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बताना चाह रहा हूँ कि बातचीत क्या हुई, मैंने उनसे क्या कहा, और 17 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे उस बातों के जवाबात क्या दिए। मैंने उनसे कहा जी कि मैं आपको 9वीं दफ़ा कॉल की है, बल्कि मोर देन 10 मरतबा से ज़ायद मेरी उनसे बात हुई, कॉलिंग करता रहा, जिसमें से 5 मरतबा मेरी उनसे बात होती रही। सवाल ये था, मेरा गुजारिश ये थी उनसे कि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, सारी चीज़ें हैं, मुझे वो ज़ाती तौर पे जानते हैं, आप मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, तो लिहाजा इस मामले के ऊपर जो आप आंखों से जंजीरें निकाल लेते हैं, मुंह से कील और पता नहीं क्या क्या गोलियां तक निकाल लेते हैं, तो ये मामला सच्चा है या झूठा है, मैं आपसे सवालात करूँगा। अगर आपने मेरे इन सवालों के जवाबात दे दिए तो आप भूल जाएँ कि इकरारुल हसन साहब के साथ आपको मुनाजरा करने की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन मेरे कहने के बावजूद उन्होंने ये बात ना की, लेकिन करना चाहिए, और इस सिलसिले में मैंने दूसरी गुजारिश ये की कि अगर आप इकरारुल हसन को ये इंटरव्यू नहीं देना चाहते, मुझे नहीं देना चाहते, कोई मुनाजरा नहीं करना चाहते, तो मेरे नुमाइंदे हैं राजा हसीब अहमद, मैं उनको भेजता हूँ, वो आपके यहाँ आ जाएंगे, तो आप उनको इंटरव्यू दे दीजिए। उन्होंने कहा जी कि हमारे दर जो हैं वो 24 घंटे खुले हैं और जो चाहे वहाँ आ सकता है। काफ़ी देर बात होने के बाद मैंने कहा, उनकी जो मीडिया टीम के हेड थे, ये मेरी उनसे बात हो रही है, मैं नाम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, राज में रखना चाहता हूँ, लेकिन जो बात हुई वो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे दर के ऊपर 24/7 रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़ारों और लाखों लोग आते हैं, तो लिहाजा आप उनको भेज दीजिए। मैंने कहा, आप अपनी ज़ुबान से एक जुमला अदा कीजिए कि आपके नुमाइंदे, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं वो यहाँ आ जाएं और हम उनको यहाँ आने की इजाज़त देते हैं और उनको दावत है, और फिर आप यहाँ पर आगे लाइव लोगों से बात कर लें। लेकिन उन्होंने ये जुमला ना कहा, और ये बात ज़रूर कही, देखिए हम नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आते हैं, तो उस वहाँ आके हम चंद हफ्तों और महीनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमें तो दुनिया देखती है। तो मैंने कहा कि अगर आप हसीब को इजाज़त नहीं देते तो कम अज़ कम ये है कि मेरे साथ वीडियो लिंक पे बात कर लें। जब उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की बात की तो उसमें मैंने उनसे सवाल किया कि नेशनल मीडिया की तो समझ आती है, इंटरनेशनल मीडिया से क्या मुराद है? कोई न्यूयॉर्क टाइम्स है, अल जज़ीरा TV है, BBC है, स्काई न्यूज़ है, कहाँ पे आते हैं पीर साहब इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? इसके ऊपर उनके नुमाइंदे का ये कहना था कि इंटरनेशनल मीडिया से मुराद ये है कि जब हम लंदन में जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी TV चैनल्स होते हैं, तो वो इंटरनेशनल है। मैंने कहा वो इंटरनेशनल हैसियत तो किसी हद तक रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीर साहब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी उनकी वीडियो आती हैं, ये तो उस कैटेगरी में नहीं आते। फिर इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि वहाँ लोकल मीडिया भी होता है। मैंने कहा लोकल मीडिया से मुराद कोई BBC तो है नहीं है, स्काई न्यूज़ तो नहीं है,
और ITV तो नहीं है, वो तो अपने ही TV चैनल्स के होते हैं, तो इसमें वो गलत साबित हुए। फिर मैंने जब कहा कि इकरारुल हसन को क्यों इंटरव्यू नहीं देना चाहते, या इकरारुल हसन ने जो इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर क्यों बात नहीं करना चाहते, तो उसके ऊपर नाउज़ु बिल्लाह उनके ये अल्फाज थे यकीनन कि वो कोई पैगंबर थोड़ी है, या को वो सहाफ़ियों का बड़ा सरदार है, या तो आप उसको सहाफ़ियों का सरदार मान लें, तो फिर तो हम मान लेते हैं कि उनके साथ बात करेंगे। हीले बहाने 17 मिनट में अच्छी खासी गुफ्त शनीद हुई। और एक और हमाकत भी बता दूं कि मैंने उस चीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करके इसी जगह बैठे हुए महफूज भी कर लिया था, और फिर मैंने जानबूझ के डिलीट किया कि ये सहाफ़ती असूलों के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा इसको पब्लिश नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ उनसे होने वाली शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। फिर उनके साथ जब बातचीत जो हो रही थी उसमें जो सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा जी कि अगर मैं ही आपसे ये सवाल पूछ लूँ, पीर साहब से नहीं, आप उनकी टीम के हेड हैं, आपके ज़रिए गुजर के हम उन तक पहुँचेंगे, जबकि ये पीर साहब का ही नंबर है जिससे मैं बात करूँ। उनके फ़ोन के अंदर मेरा नंबर जो है वो महफूज है, इवन वो मेरे गोरखधंधा को जानते हैं, इवन मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, और जो शख्स मेरे साथ बात कर रहा था वो भी मुझे देखता है, मुझे सुनता है और मुझे जानते भी हैं। तो उसके ऊपर फिर ये चीज़ें हुई कि जब मैंने कहा कि ये जो आंखों से जंजीरें निकलती हैं, ये तो मैं भी इस बात को नहीं मानता, मुंह से गोलियां और कील निकल जाएं ये भी मैं नहीं मानता। फिर मैंने अपनी आंखों में बरतानिया के अंदर क्या देखा कि माजूर लोग जो वहाँ व्हील चेयर पर आए वो चल पड़े। ये मेरे ख्याल से लूटन का एक वाक़या था। अब जब इकरारुल हसन ने एक्सपोज किया तो हम तो उस वक्त से आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके थे कि ये कैसे मुमकिन है कि पीर साहब हवा में उड़ते हैं, पीर साहब सोते नहीं हैं, पीर साहब जो हैं वो बंदा माजूर हो तो चला देते हैं, होंगी उनके पास ये सारी चीज़ें। तो अब पता चला कि वो सारा कुछ प्लांटेड होता था। और फिर बरतानिया के अंदर मैंने दो करीबी तरीन, एक इनके नहायत ही करीबी रिश्तेदार जो कि एक डॉक्टर साहब हैं, उनको 12 मरतबा फ़ोन किया। फिर इनके जो खलीफा हैं उनको मैंने कॉल की, कुछ ने जवाब ना दिया, लेकिन जो इनके करीबी हैं एक डॉक्टर साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं पीर साहब से बात करके आपको बताता हूँ। तो मैंने कोई खाना नहीं छोड़ा जिनके साथ मैंने राब्ता ना किया हो। अब अगर मैं पीर साहब को इतने अरसे से जानता हूँ, इनको सरकार हक खतीब कहते हैं, जो आंखों से जंजीरें निकाल लेते हैं, मुंह से गोलियां और कील निकाल लेते हैं, क्या से क्या चीज़ें नहीं करते, जिसके ऊपर इंसानियत जो है वो हैरत ज़दा हो जाती है कि आखिर कैसे मुमकिन है। बेशक इनके बाप दादा जो थे वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो फ़ौज में पहले थे, फिर ये जगह जो है यहाँ पे लाखों लोग और सालाना करोड़ों लोगों की तादाद वहाँ पे जाती है, उनको फैज़ मिलता होगा या उनको आराम आता होगा, चूँकि मोस्टली बीमारियाँ तो कानून से ऊपर होती हैं, लोगों को वहम होता है और उसमें उनको शिफा भी मिलती होगी। हम इस चीज़ के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं लगा रहे, लेकिन आपने इसी पाकिस्तान के अंदर देखा होगा और पूरी दुनिया का एक तरफ इस्लामी ममालिक का मवाजना करें तो जो कल्चर और पीरी मुरीदी का सिस्टम हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, जादू टूना सारा कुछ यहाँ पे मिलता है, ये दुनिया के किसी और इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह का कल्चर नहीं है। फिर देखेंगे सलवार वाले पीर साहब आए, नंगे लोग जो फोत हो जाते हैं उनकी दरबारें बन जाती हैं, जो कपड़े तक नहीं पहनते। और हमारे यहाँ लोगों ने अल्लाह और नबी के ऊपर भरोसा कम और पीरों के ऊपर ज़्यादा कर लिया। वो जो नेक अल्लाह के लोग थे ना तो वो इस तरह से सामने आते हैं और वो पर्दा पोशी में रहते हैं और वो दुनिया से चले गए। अगर किसी का बाप दादा पीर था तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उसका बेटा और पोता जो हैं वो भी उतने नेक और परहेज़गार हों। टॉपिक से मैं हट गया हूँ। पीर साहब अगर अच्छे सच्चे और खरे होते मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो वो कम अज़ कम मुझे या फिर वर्ष के सिनेरियो में जब इकरारुल हसन आज वहाँ पे गए तो उनसे मुनाजरा कर लेते, वहाँ पे उनसे बातचीत करते, बराह रास्त जाते। चूँकि इकरारुल हसन तो उनके पास जो हैं वो मरीज़ भी लेके गए थे कि आप इनका इलाज कीजिए। तो आज पीर साहब ने इकरारुल हसन के साथ जो मुनाजरा नहीं किया, इसकी रोशनी में मैं अपनी ज़ाती राय देते हुए अपनी तहकीक के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि सरकार या पीर हक खतीब साहब जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो गलत थी। इकरारुल हसन ने जैसे उनको एक्सपोज किया वो बात दुरुस्त है। ये मेरे जो नाजरीन हैं मिलियन से ज़्यादा देखने वाले, मैं उनके लिए चीज़ कह रहा हूँ और मैं आपको किसी से मुतनफ़र करने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारा महज एक ड्रामा है। आज भी कहता हूँ अगर ये ड्रामा नहीं है, इसमें सच्चाई है, वो हक के ऊपर हैं, वो सच्चे हैं, अल्लाह करे वो इस तरह का सही इलाज करते हों, लेकिन इसका तल्लक किसी रूहानियत के साथ नहीं है। अगर वो ऐसा होता या ऐसा करते, अगर वो चीज़ प्लांटेड ना होती तो वो कोई इकरारुल हसन हो, वो मेरी ज़ात हो या कोई और सहाफ़ी हो, उसको वो इंटरव्यू देते, उनके सामने
جو سوالات اور جوابات ہوتے اس کی روشنی میں ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ چھپ نہ جاتے. وہ ہوں گے ان کے فالورز ہیں, ان کے چاہنے والے, ساری چیزیں ہیں, لیکن ان کا اقرار الحسن سے مناظرہ نہ کرنا, بات نہ کرنا, کیمرے کے سامنے نہ آنا, اپنے طور کے اوپر ساری چیزیں کرنا, پھر اس کو ایڈٹ کر کے لگا دینا, لوگوں کو متاثر کرنا. چونکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 70% کے قریب پاکستان کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اس کے اندر جو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں وہ اس طرح کی ویڈیو اور حالات دیکھ کے ان سے کنونس ہو جاتے ہیں, ان کے مرید بن جاتے ہیں, ایک آس لگا لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, دمڑیاں چڑھاتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, سفر کر کے جاتے ہیں. تو اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل بیماری جو کہ ڈاکٹر سے علاج کروانا ضروری ہوتا ہے, وہ پیروں کے پیچھے لگ کے اپنی بیماری کو, اس مریض کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ کاروبار بن چکا ہے جس کے اوپر اقرار الحسن نے اگر یہ اتنی چیزیں کی ہیں, اس کا دعویٰ کیا ہے, وہ سارا کچھ کر کے دکھایا ہے. تو اگر وہ جھوٹ تھا تو کم از کم پیر صاحب آج ان سے, یا ہم نے جو ان کے ساتھ اتنی 17 سے 20 منٹ تک بات چیت کی, وہ ہمیں انٹرویو دے دیتے. لیکن انہوں نے پھر سے کہا, جو آخری بات تھی ان کی, کہ ہم جلد ایک پریس کانفرنس کریں گے, ہم آپ کو بھی انٹرویو دیں گے اور اس انٹرویو کے اندر آپ سے پھر ہم بات کریں گے. لیکن میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ نہ انہوں نے مجھے کبھی انٹرویو دینا ہے, نہ کبھی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے, اور یہ چیزیں پلانٹڈ تھی, پلانٹڈ ہیں اور پلانٹڈ رہیں گی. اور اندھے اور ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے رہیں گے, بھروسہ کرتے رہیں گے, اور ان کے فالورز بڑھتے رہیں گے. ہاں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور خاص کر ان کی ٹیم کے جو بندے تھے, کہ اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کس کی سازش ہے, کون سے باقی لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اقرار الحسن نے ہمارے ساتھ کیا کیا, لیکن اقرار کی نیت اللہ جانتا ہے, ان کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ خود جانتے ہیں. لیکن اگر وہ سچے ہوتے تو آج اقرار الحسن کے ساتھ مناظرہ کر لیتے, ان کے ساتھ جو مریض آئے تھے وہ ان کو دیکھتے. یہ اخلاقی تقاضا بھی تھا. تو ثابت یہ ہوا, اور میری ذاتی رائے یہ ہے, ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد, سارا گورکھ دھندا دیکھنے کے بعد, یہ ایک فراڈ ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, اس کے اندر کوئی صداقت نہیں. اور جو حقیقت تھی وہ اقرار الحسن نے سامنے رکھی, اور دوسری حقیقت جو وہ مزید سامنے لانا چاہتے تھے اس کے اوپر انہوں نے مناظرہ نہیں کیا. تو یہ آج کا گورکھ دھندا اقرار الحسن اور پیر حق خطیب صاحب کے نام تھا, اور آج جو ان کے درمیان مناظرہ نہ ہو سکا, اس سے ثابت ہو گیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. باقی آپ لوگ خود سیانے ہیں, عقل کا استعمال کیجئے, غور و فکر کیا کریں, اور اپنا خیال رکھیے گا. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.